मेरा नाम वानी अर्चना है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मैंने मैट्रिकुलेशन आदर्श गर्ल्स हाई स्कूल अमरपुर से किया है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों SM कॉलेज भागलपुर से किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से किया है। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हेड मास्टर हैं और मेरी माँ होम मेकर है। मैं बैंकिंग के सेक्टर में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी हॉबीज़ है पेंटिंग और प्लांटेशन। और हॉबी का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? हॉबीज़ के द्वारा कोई भी जो इंसान होता है उसको एक आंतरिक खुशी मिलती है और उसके माइंड को डेवलपमेंट मिलता है ताकि वो नए नए चीज़ को कर सके और नए नए तरह की चीज़ों को खोज सके। आप अपने नाम को परिभाषित कीजिए। मेरा नाम वानी अर्चना है। वानी माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इस तरह से मेरे नाम का अर्थ है माँ सरस्वती की वंदना। आपकी डिग्रियाँ एकेडमिक डिग्रियाँ एजुकेशन से फिजिक्स से, और आप बैंक की तरफ क्यों जाना चाहते? सर, फिजिक्स पढ़ना मेरा शौक था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जाना मेरा एम है, क्योंकि मैं जिस सामाजिक वातावरण में रहती हूँ मैंने वहाँ पे देखा है लोगों को इस फील्ड में आते हुए, तो मेरी बचपन से रुचि रही है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ। चलो, आपके वीक पॉइंट क्या होते? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और जो काम करने में मुझे मन नहीं लगता है उसमें मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए अपना। मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मैं जल्दी झूठ नहीं बोलती हूँ। आप सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए? मैं अपने पापा से प्रभावित रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें पाल पोस के बड़ा किया है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी कि उन्होंने कहाँ से सब कुछ मैनेज किया, कैसे हम लोगों को इतनी दूर तक आगे बढ़ाया, तो इसलिए मैं उनसे हमेशा से प्रभावित रही हूँ। आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक क्या है? बैंक और क्रेडिट फॉर्मेशन की एक फैक्ट्री के रूप में है, जो कि क्रेडिट फॉर्म करती है और अपने कस्टमर्स को लोन एडवांसेस प्रोवाइड करती है और उनसे डिपॉजिट्स ग्रांट करती है। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक को मेनली 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक शेड्यूल्ड बैंक होता है और दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक होता है। PSL प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सेक्टर्स को रखा गया है जिसको हमारे समाज में डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। इसको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के रेस्पेक्ट में इसको रखा जाता है। कोई भी जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है उसको अपने टोटल डिपॉजिट का 40% AMDC के अंदर मेंटेन करना होता है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उसको डिवाइड किया जाता है। इसमें टोटल 8 पार्ट होते हैं। एक पहला एग्रीकल्चर होता है, उसमें 18% AMDC को मेंटेन करना होता है, जिसमें से कि 8% वो स्मॉल फार्मर्स के लिए होता है। सेकेंड होता है MSME का सेक्टर, उसमें 7.5% मेंटेन करना होता है। थर्ड होता है सेक्टर एक्सपोर्ट का, उसमें 2.5% मेंटेन करना होता है। फिर एजुकेशन के सेक्टर में अगर अपनी कंट्री में एजुकेशन लेना है तो उसको 10 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। NPA क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये बैंक के ऐसे असेट्स होते हैं जिसपे कि बैंक को कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो रहा हो। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब स्टैंडर्ड NPA, डाउटफुल NPA और लॉस NPA। Say something about SWIFT. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक तरह का कोड होता है फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का, और ये 11 डिजिट का होता है और इंडिया इसमें 1991 में ऐड हुआ था। अच्छा, बैंक क्या बेचती है? बैंक अपने सिक्योरिटीज को बेचती है या फिर सर्विसेज देती है। चलो ठीक है, नेफ्ट और RTGS में क्या अंतर है? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट जो है वो 24/7 का होता है, मतलब जब उससे कोई पेमेंट करता है तो वो 24 घंटे के अंदर उसको वो पहुंच सकता है दूसरे अकाउंट में। लेकिन RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, वो तुरंत जिस टाइम ये किया जाता है उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। और RTGS का मिनिमम लिमिट 2 लाख का होता है, लेकिन नेफ्ट में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर है? चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत रखा गया है। चेक एक पर्सनल मेंबर के द्वारा इसको होल्ड किया जाता है, लेकिन ड्राफ्ट को बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ड्राफ्ट जो होता है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आता है। चेक को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट को हम कैंसिल नहीं कर सकते।
ये आपका सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है। फिजिक्स में एक बताइए, फोर्थ मैटर प्लाज्मा के क्या फीचर है? किसी भी पदार्थ का चौथा मैटर प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों का मिक्सचर के रूप में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। इंसिडेंट एंगल के साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन के रेशियो के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट पास्कल्स लॉ? पास्कल के द्वारा दाब का सिद्धांत दिया गया था। पास्कल्स लॉ के अनुसार ये बताया जाता है कि जब हम किसी पदार्थ पे दाब लगाते हैं तो वो पदार्थ अपनी स्थिति को चेंज करता है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार जब कोई इंसिडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है, और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो अपने पास से थोड़ा सा बुना हुआ रहता है और इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझे। न्यूटन के द्वारा 3 लॉज ऑफ मोशन को दिया गया था। फर्स्ट लॉ ये था कि कोई भी वस्तु अपने गति की अवस्था को या जड़त्व की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। उनके सेकेंड लॉ में संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था, जिसका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू ma। और उनके थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे पे उतने ही मैग्नीट्यूड में फोर्स। डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको किया जाता है कालाबाजारी को रोकने के लिए, और इसमें ये होता है कि प्रचलित मुद्रा को गवर्नमेंट के ये करने के बाद वो बंद कर सकती है। और इंडिया में इसको सबसे पहले 1946 में किया गया था, फिर 1976 में किया गया था, जिसमें कि 1000 से ऊपर के डिनोमिनेशन को खत्म कर दिया गया था। और अच्छा, रूरल बैंक कैसे आया? रीजनल रूरल बैंक, इसको सबसे पहले इंदिरा गांधी के द्वारा एक 20 सूत्री कार्यक्रम को स्टैब्लिश किया गया था। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में ये बात रखी गई कि रूरल सेक्टर्स को रिफॉर्म करने के लिए एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए जो कि रूरल सेक्टर में जो भी वर्क होते हैं उसको देख सके और ग्रामीण जनता को बैंक से जोड़ सके। और इस तरह से नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे एक आरआरबी ऑर्डिनेंस बनाया गया 1975 ईस्वी में। इस तरह से रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया। फिर 1976 में इसके नाम को चेंज करके आरआरबी एक्ट बना दिया गया। सबसे पहला जो आरआरबी था वो प्रथमा बैंक बना। उसके बाद 5 आरआरबी को सबसे पहले डेवलप किया गया था। आरआरबी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 50% होता है और स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है और स्टेट बैंक का बिहार, बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रीवा, जिसका हर एक शब्द हमारे भारत को सूचित करता है, वो हमारा बिहार है। बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के चौहद्दी की बात करें तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। 2000 ईस्वी में इसका दक्षिणी हिस्सा झारखंड के रूप में अलग हुआ था। बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार का राष्ट्रीय पशु गौड़ है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय फूल कचनार है और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। बिहार को पाली शब्द बिहार से लिया गया है, जिसका मतलब होता है निवास स्थान। यहाँ की जो मधुबनी चित्रकला पेंटिंग की विधि है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियों का भी जन्म हुआ है, जैसे बिस्मिल्लाह खां, विद्यापति ठाकुर, ये सब बिहार से संबंध रखते हैं। अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो लिच्छवी गणराज्य की स्थापना बिहार से ही हुई थी। सम्राट अशोक का उदय बिहार से हुआ था। मौर्य वंश को भागलपुर क्यों फेमस है? क्या खास है भागलपुर? भागलपुर सिल्क से बने सामान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और भागलपुर में इसके अलावा भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पुल है, जो कि बिहार का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। और यहाँ का जो जर्दालू आम है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ की मिट्टी सुनते हैं बहुत उपजाऊ है, कौन सी चावल बहुत प्रसिद्ध है? कतरनी चावल। इसकी मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। ओके।